Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 1.4 which is software development life cycle. इसको हम लोग अपने नोट से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है इसके टोटल 11 फेजेस हैं। आज की क्लास में हम लोग 1 to 5 फेजेस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 6 to 11 फेजेस को कवर करेंगे। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग इसके एमसीक्यूज भी देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से एमसीक्यूज जो है वो पेपर में आ सकते हैं। ओके अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। नोट्स के अंदर जितने भी बुक के अंदर इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं उन सबको बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। बहुत इजी नोट्स है और साथ जो है वो एमसीक्यूज भी हैं क्योंकि मेजर पार्ट जो है एग्जाम में वो एमसीक्यू से रेलिवेंट आएगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एचटीएलसी होता क्या है। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो कस्टमर है वो हमें ये कहता है कि आपने इस सॉफ्टवेयर को डिवेलप करना है। तो हम लोग ये नहीं करते कि हम लोग इसका नाम पूछ लेते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है और इसके बाद हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि अब मतलब हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि यहाँ पे हम लोग एसटीएलसी को फॉलो कर रहे होते हैं। एसटीएलसी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है वो डिफरेंट फेजेस होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना होता है, उसको डेवलप करना होता है। जब वो डेवलप हो जाता है उसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या वो बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद हम लोग डिप्लॉय कर रहे होते हैं। डिप्लॉय का क्या मतलब होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं, जो रियल यूजर्स होते हैं, हम उनको सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कर देते हैं। अब उसके बाद वो यूज कर रहे होते हैं और देखते हैं कि क्या वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा। और लास्ट में हम लोग मेंटेन करते रहते हैं साथ साथ, ताकि सॉफ्टवेयर जो है बिल्कुल ठीक तरीके से काम करता रहे। ये है एसटीएलसी, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मॉडल्स, मेथोडोलॉजीज एंड फेजेस दैट हेल्प सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लान, कंट्रोल एंड मैनेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफिशिएंटली। अब इसके अंदर कुछ मॉडल्स आते हैं, कुछ मेथोडोलॉजीज आई होती है, कुछ टेक्निक्स आते हैं, कुछ स्टेप्स आते हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की हेल्प करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को प्लान कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एसटीएलसी इज यूज फॉर डेवलपिंग। अब एसटीएलसी को कहाँ पे यूज किया जाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उनको बिल्ड करने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए, वेबसाइट्स वगैरह को बनाने के लिए, क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स को बनाने के लिए, वीडियो गेम्स को बनाने के लिए और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को बनाने के लिए एसटीएलसी का यूज किया जाता है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है एसटीएलसी प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब एसटीएलसी बेसिकली एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होता है या एक रोड मैप की तरह होता है जो कि बताता है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। इट हेल्प्स इन प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। अब जो एसटीएलसी है वो किस चीज में हेल्प कर रहा होता है? सॉफ्टवेयर को प्लान करने में, उसको डिजाइन करने में, उसको डेवलप करने में, उसको टेस्ट करने में, उसको मेंटेन करने में। अभी जो टर्म है लाइफ साइकिल, ये कब फर्स्ट टाइम यूज हुई थी? 1950s में यूज हुई थी। किस लिए? कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप करने के लिए। टुडे इट रेफर्स टू ऑल स्टेजेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। अब हम लोगों को किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो हम लोग एचटीएलसी के स्टेजेस को यूज कर रहे होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इनको यूज करते हुए सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फेजेस। टोटल जो है वो हमारे पास इसके 11 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज में क्या होता है कि हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फेज। नेक्स्ट आता है प्लानिंग फेज, उससे नेक्स्ट है फिजिबिलिटी स्टडी फेज, एनालिसिस फेज, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज, डिजाइन फेज, डेवलपमेंट कोडिंग फेज, टेस्टिंग वेरिफिकेशन फेज, डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन फेज, डॉक्यूमेंटेशन फेज और लास्ट में है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस फेज आ जाता है लास्ट में। ओके, लास्ट में हमारे पास है मेंटेनेंस फेज। ओके, अब हम लोग वन बाय वन जितने भी फेजेस अभी हम लोगों ने रीड आउट किए उनको हम लोग डिस्कस करते हैं कि हर हर फेज में क्या स्टेप हो रहा होता है, किस चीज को परफॉर्म किया जा रहा होता है। फर्स्ट वन इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फेज। अब इसमें क्या होता है? अब ये फर्स्ट स्टेज है एसटीएलसी की। अब इस फेज में क्या होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नीड है या किस सिस्टम को बिल्ड करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने दो नाम लिए, एक डेवलपर्स का और एक स्टेक होल्डर्स का। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? क्योंकि आगे बहुत जगह स्टेक होल्डर्स का आपको नाम सुनने को मिलेगा। स्टेक होल्डर कोई भी इंडिविजुअल या कोई ग्रुप हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसकी वजह से आपके बिजनेस के अंदर या आपकी कंपनी के अंदर इफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कस्टमर्स हो सकते हैं स्टेक होल्डर, जिन्होंने जो है वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय करना होता है, यूज करना होता है। एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। कोई ऑनर हो सकता है जो कि आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता है। कोई मैनेजर हो सकता है जो कि डिसीजंस वगैरह ले रहा होता है। कोई सप्लायर हो सकता है कि जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है। कोई गवर्नमेंट हो सकती है स्टेक होल्डर जो कि आपके बिजनेस को रेगुलेट कर रही होती है लॉज और टैक्सेस के थ्रू।
अब हम लोग इस फेज में क्या देखते हैं कि किस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने की नीड है या किस सिस्टम को हमें बिल्ड करना है। अब बजाय इसके कि हम लोग कोडिंग से स्टार्ट कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने कहा कि आपने हमें ये सॉफ्टवेयर बना के देना है और हम लोग जो है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, पहले हर चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि पर्पस क्या है प्रोजेक्ट का। अब इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाती हैं। फर्स्ट वन है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, या जो डेवलपर्स होते हैं वो सबसे पहले एग्जिस्टिंग सिचुएशन को स्टडी करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत है। सेकेंड स्टेप आता है हमारे पास, डिफाइन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, जो मकसद होता है कि हमें क्यों इस प्रोजेक्ट को बनाना है, क्यों सिस्टम को हमें बनाना है, तो वो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब पर्पस क्या है इस प्रोजेक्ट को बनाने का, उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि जो हम लोग नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो क्या चीज अचीव करेगा। फिर उसके बाद आते हैं आइडेंटिफाई कस्टमर रिक्वायरमेंट की तरफ। अब इसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट टीम होती है वो कस्टमर से कहती है कि आपको कौन कौन से फीचर्स ऐड करवाने हैं प्रोजेक्ट के अंदर, जो हम लोग सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स आपने ऐड करवाने हैं। नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट और रिक्वायरमेंट्स, कि जितने भी कस्टमर हमें कहता है कि ये फीचर्स आपने ऐड करने हैं या जो भी उसकी तरफ से रिक्वायरमेंट्स होती है, वो हम लोग एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिख लेते हैं, ताकि हर किसी को पता हो कि हमें क्या चीज डेवलप करनी है, ताकि कस्टमर को भी पता हो कि उसने हमें क्या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स का है, और हमें भी पता हो, या जो डेवलपर्स हैं उन्हें भी पता हो कि हमें क्या क्या चीजें जो है वो उन प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करनी है। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हम लोग भूल सकते हैं, या हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या डेवलपर्स जो है वो रॉन्ग सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें आता है ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर और मैनेजमेंट, कि जो कस्टमर होता है वो जो डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स लिख ली होती हैं, उनको रिव्यू करते हैं। अगर सब कुछ करेक्ट होता है तो वो अप्रूव कर देता है कि हाँ ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपने जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करनी है, और उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, अ क्लियर प्रॉब्लम डेफिनेशन इंश्योर दैट डेवलपर्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट नीड टू बिल्ड। इससे ये होता है कि जो डेवलपर होता है उसको समझ आ जाती है कि अच्छा मुझे किस चीज को बनाना है, किस चीज को डेवलप करना है, किस चीज को बिल्ड करना है। जैसे कि उन्होंने हमें एग्जांपल दे दिया स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम, कि फॉर एग्जांपल हमें एक सिस्टम बनाना है स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम, जिससे स्टूडेंट के जो है वो एग्जाम्स ऑटोमेटिकली लिए जाएंगे, उनके मार्क्स को ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं कैलकुलेट किया जाएगा, और जो लास्ट में रिजल्ट आएगा उसको मतलब जनरेट किया जाएगा। अब इसमें हमारे पास प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, क्या स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड एट मैनेजेस। अब हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, एग्जामिनेशन टेकिंग का ऑप्शन होना चाहिए, मार्क्स प्रोसेसिंग कि वो ऑटोमेटिकली मार्क्स को कैलकुलेट करे, रिजल्ट जनरेट करे और रिजल्ट को रिपोर्ट करे। अब ये सारे फीचर्स इस सिस्टम के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर डेवलपर को समझ आ जाती है कि जो उसने सिस्टम बनाना है उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। अब नेक्स्ट फेज आता है प्लानिंग फेज। जब प्रॉब्लम समझ आ जाती है, क्लियरली हमें डिफाइन हो जाती है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो प्लानिंग फेज का आता है। इस फेज में क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट टीम होती है वो डिसाइड करती है कि किस तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, कौन सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा, उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी डेवलपमेंट की टाइम, और कितना टोटल टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए। अब इसका पर्पस क्या होता है, अब पर्पस ये होता है कि ताकि हम लोग डिटरमिन कर सकें कि क्या मतलब किस तरह से प्रोजेक्ट को परफॉर्म किया जाएगा, और कितनी उसके अंदर रिसोर्सेज हमें चाहिए, मतलब कौन कौन सी रिसोर्स चाहिए प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, कितना टाइम लगेगा, कितने उसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट होंगे, ठीक है, और कौन इस प्रोजेक्ट को करेगा, और क्या जो हम लोग प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं क्या उसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, कि मतलब हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, उसमें से हम देखेंगे क्या कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है। ये सारी चीजें जो है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, प्लानिंग फेज में हम लोग क्या काम करते हैं। सबसे फर्स्ट वन है आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट गोल्स, कि जो टीम है वो क्लियरली डिफाइन करती है कि प्रोजेक्ट ने क्या चीज अचीव करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एसेस डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स, मतलब टीम डिटरमिन करती है कि किस चीज को डेवलप करने की नीड है। जैसे हम लोग रिक्वायरमेंट की बात कर लें, इसके अंदर हमें कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, इसके अंदर हमें सॉफ्टवेयर टूल्स चाहिए होंगे, इसके अंदर हमें डेटाबेस सिस्टम चाहिए होगा, हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, हमें डेवलपमेंट टीम चाहिए जो इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेगी। इसी तरह से नेक्स्ट जो स्टेप आता है, जो हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं इस फेज के अंदर, वो है एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, कि जो टीम होती है डेवलपमेंट टीम वो कैलकुलेट करती है कि टोटल कितना खर्चा आएगा, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कितने होंगे। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आ जाती है, जैसे एम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी है वो भी इसी कॉस्ट के अंदर आएगी, हार्डवेयर को परचेज करना है, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस परचेज करने हैं, ट्रेनिंग कॉस्ट आ जाती है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आ जाती है, मतलब इन सब कॉस्ट को हम लोग टोटल करके
देखते हैं कि क्या हमारा इतना बजट है कि क्या हम लोग इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो है एस्टिमेट रिक्वायर्ड पर्सनल। इसका क्या मतलब है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो डिसाइड करता है कि कितने लोग हमें चाहिए होंगे इस प्रोजेक्ट को डिवेलप करने के लिए। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट को डिवेलप करने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होता है, एक हमें प्रोग्रामर चाहिए होता है जो कि कोडिंग करता है, एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है, एक हमें टेस्टर चाहिए होता है जो कि टेस्टिंग करता है कि क्या हमारा प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, और इसके अलावा एक हमें टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ चाहिए होता है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो है एलोकेट रिसोर्सेज। कि हम लोग जो है वो रिसोर्सेज असाइन कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को। जैसे रिसोर्सेज में लोग आ जाते हैं, मतलब टीम मेंबर्स आ जाते हैं, इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, बजट आ जाता है, टाइम, ठीक है, ये सब रिसोर्सेज में आ जाते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज पॉसिबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अब क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तो सोल्यूशन ही होता, मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसमें से हम लोग बेस्ट वन चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है जिसके थ्रू हम लोग अपने सिस्टम को डिवेलप कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिपेयर अ डिटेल प्रोजेक्ट प्लान। अब इसमें क्या होता है कि एक कंप्लीट प्लान हम लोग प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर प्रोजेक्ट के गोल्स आते हैं कि हम लोग क्यों प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, क्या 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 टास्क हमें परफॉर्म करने होंगे, उसके अंदर हम लोग टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम लोग बजट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज को देख रहे होते हैं क्या हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या नहीं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, और जितनी भी ये चीजें होती हैं उसकी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ कर रहे होते हैं, उसको हम लोग साथ साथ लिख भी रहे होते हैं। लास्ट वन है सबमिट द प्लान फॉर मैनेजमेंट अप्रूवल। जब हम लोग की सारी चीजें प्लानिंग कर लेते हैं, इन सब चीजों को प्लान कर लेते हैं, तो लास्ट में फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम जो मैनेजमेंट होता है वो इसको रिव्यू कर रहा होता है प्रोजेक्ट प्लान को। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, अगर वो अप्रूव नहीं होता तो उसके अंदर हम लोग चेंजेस कर रहे होते हैं, उस प्लान को हम लोग दोबारा से रिवाइज कर रहे होते हैं और उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, जो प्लानिंग फेज होता है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक क्लियर रोड मैप प्रोवाइड करो होता है, हमें पता होता है कि अच्छा इस स्टेप में हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है, इस स्टेप में हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है। इसके अलावा जो है वो कहीं बजट जो है वो ज्यादा ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारा हमारा जो बजट है वो 2 मिलियन का है कि हम लोग 2 मिलियन में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास पैसे हैं वो जस्ट 1 मिलियन है। 2 मिलियन में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है, लेकिन जो हमारे पास पैसे हैं वो जस्ट 1 मिलियन है, तो हम लोग इस प्रोजेक्ट को हम लोग आगे नहीं लेके जा सकते क्योंकि हमारे पास पैसे इतने नहीं है। इसके अलावा कहीं हम लोग बीच में जाके जब हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें और बीच में जाके हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज ना हो जाए, उस चीज को वो ओवरकम कर रहा होता है, जो प्रोजेक्ट के रिस्क होते हैं उसको मिनिमाइज कर रहा होता है प्लानिंग करने से, ठीक है, और जो प्रोजेक्ट का सक्सेस रेट है वो इम्प्रूव हो रहा होता है। अगर उन्होंने इसके एग्जांपल भी दे दिए कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्ट के गोल्स देखेंगे कि किस पर्पस के लिए हम लोग इस एग्जामिनेशन सिस्टम को बना रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट टीम रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, इसके अलावा बजट को कैलकुलेट करेंगे, टाइम को स्केड्यूल करेंगे कि कितने टाइम में हम लोग इस सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, और लास्ट में हम लोग रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है फिजिबिलिटी स्टडी फेज, जो कि थर्ड स्टेप है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं प्रोजेक्ट की, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि जो हमारा प्रपोज सिस्टम है क्या वो प्रैक्टिकल है भी या नहीं, कि क्या हम उसको एक्चुअल में डेवलप कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इसका पर्पस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द फिजिबिलिटी स्टडी डिटरमाइंस वेदर द प्रपोज सिस्टम, की जो सिस्टम हम लोग बनाने जा रहे हैं क्या वो सक्सेसफुली डिवेलप हो सकते हैं अवेलेबल टाइम में, अवेलेबल बजट में और रिसोर्सेज में, या नहीं हो सकता। अब इसके हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या फिजिबिलिटी स्टडी इज द एनालिसिस एंड इवेल्युएशन of a proposed system to develop whether it is technically feasible, financially economical feasible, legally feasible, operationally feasible within the time and cost। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी में हम लोग प्रॉपर एनालाइज कर रहे होते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करते हैं और डिटरमिन करते हैं कि क्या जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हम लोग सिस्टम बनाने जा रहे हैं, क्या वो टेक्निकली फिजिबल है, क्या वो फाइनेंशियली फिजिबल है, क्या वो लीगली फिजिबल है, या क्या वो ऑपरेशनली फिजिबल है, जितनी हमारी कॉस्ट और टाइम हमारे पास टाइम अवेलेबल है या जितना हमारा बजट है उसके अंदर ये सब चीजें फिजिबल हैं। अब इनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अभी आपको इसका मतलब नहीं पता होगा कि हमारा प्रोजेक्ट क्या टेक्निकली फिजिबल है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो टेक्निकल फिजिबल है या नहीं, या ये होता क्या है। इसको हम लोग वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन ये फोर जब तक चीजें सेटिस्फाई नहीं होंगी, जब तक ये फोर टाइप सेटिस्फाई नहीं होंगी, जब तक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकली फिजिबल या फाइनेंशियली फिजिबल या लीगली फिजिबल नहीं होगा, तब तक हम लोग आगे प्रोजेक्ट को नहीं लेके जाते। अगर इनमें से एक भी टाइप जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाती है तो हम लोग यहीं पे अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं, आगे उसको प्रोसीड नहीं करते। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बिफोर इन्वेस्टिंग रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इंश्योर दैट प्रोजेक्ट इज प्रैक्टिकल एंड वर्थवाइल।
कि हम लोग पहले ये नहीं करते कि अपने पैसे इन्वेस्ट कर दें, अपने रिसोर्सेज उसके अंदर इन्वेस्ट कर दें और अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, बाद में हमें पता चले कि अच्छा ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियली फिजिबल ही नहीं है। तो इस चीज से बचने के लिए पहले हम लोग इन चीजों को देख लेते हैं कि क्या ये सब फिजिबिलिटी के जो टाइप्स हैं इसको हमारा प्रोजेक्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं, या जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकल है भी या नहीं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी सही कि वो बन भी सकता है या नहीं बन सकता। ये ना कि हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना और बीच में हमें पता चले कि हम तो इसको बना ही नहीं सकते, ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। अब जो हम लोग ने यहाँ पे टाइप्स डिस्कस की थी, नाम उनके देखे थे, अब उनको हम लोग वन बाय वन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी की। अब टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या होता है, determines whether the required technology, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज आर अवेलेबल। अब इसका क्या मतलब है, वो ये कह रहे हैं कि जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है वो डिटरमिन करती है कि क्या जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, या जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, जो टेक्निकल स्किल्स हैं, क्या वो अवेलेबल है उस प्रोपोज सिस्टम को बनाने के लिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर यस होगा तो हम लोग कहेंगे कि हाँ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकल फिजिबल है। अब वो क्वेश्चन क्या है कि क्या कैन वी टेक्निकली बिल्ड द सिस्टम, कि क्या हम लोग टेक्निकली सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर यस होता है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ हमारा सिस्टम टेक्निकल फिजिबल है। अदरवाइज कहते हैं कि नहीं, हम लोग इस प्रोजेक्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम इसको आगे नहीं लेके जा सकते। ठीक है, कि क्या जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए जितना भी हार्डवेयर जरूरत होगा, जितना भी सॉफ्टवेयर उसके लिए हमें चाहिए होगा, क्या वो सब हमारे पास अवेलेबल है, क्या हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो इस चीज को बिल्ड करेंगे। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसके आंसर हमें करने होते हैं। अगर इन क्वेश्चन के आंसर यस हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हाँ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकली फिजिबल है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डू वी हैव द नेसेसरी टेक्नोलॉजी, कि क्या हमारे पास नेसेसरी टेक्नोलॉजी है, कैन द सिस्टम बी डेवलप विद एग्जिस्टिंग टूल, कि जो हमारे पास टूल एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या उससे हमारा सिस्टम डेवलप हो सकता है। डू वी हैव स्किल डेवलपर्स, क्या हमारे पास स्किल डेवलपर्स हैं जिन्होंने सिस्टम को डेवलप करना है। नेक्स्ट वन है फाइनेंशियली इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी। अब इसमें क्या होता है, ओके अब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी डिटरमिन करती है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है कि क्या वो अफोर्डेबल है, क्या हमारे पास जो जितना बजट है उसमें वो कंप्लीट हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, या उससे जो मतलब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें उसके बाद क्या हमें उससे प्रॉफिट अर्न होगा या नहीं होगा। अगर इन क्वेश्चंस के आंसर यस होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हाँ हमारा जो सिस्टम है वो फाइनेंशियली फिजिबल है। अब इसके अंदर कौन से क्वेश्चन आते हैं कि कैन वी अफोर्ड इट, क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, इज द प्रोजेक्ट विद इन द बजट, के बजट के अंदर ही वो प्रोजेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 2 मिलियन रुपीज लगेंगे, कि क्या हमारे पास इतने पैसे हैं, हम बना सकते हैं। विल द बेनिफिट आउट वेट द कॉस्ट, कि क्या उसके जो बेनिफिट्स हैं वो कॉस्ट से कहीं एक्सीड तो नहीं कर रहे। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है क्या वो जस्टिफाई है या नहीं है। जब इन क्वेश्चंस के आंसर यस होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हाँ जो हमारा सिस्टम है वो फाइनेंशियली फिजिबल है। उसके बाद आता है लीगल फिजिबिलिटी की तरफ। अब इसमें क्या होता है, लीगल फिजिबिलिटी डिटरमिन करती है कि जो प्रपोज सिस्टम है क्या वो लॉज को, रेगुलेशंस को, पॉलिसीज को, लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इज इट लीगल टू डेवलप एंड यूज दिस सिस्टम, की क्या जो हम लोग सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं वो लीगल है भी सही है नहीं है। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे कि डज द सिस्टम फॉलो लीगल रिक्वायरमेंट, कि क्या वो लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहे हैं। आर कॉपीराइट एंड लाइसेंसेस इशूज एड्रेस, कि क्या जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस है वो वैलिड है, या जो कॉपीराइट रूल्स है उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, या जो यूजर का डाटा है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर इन क्वेश्चंस के आंसर यस होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हाँ हमारा सिस्टम लीगली फिजिबल है। उसके बाद आता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी की तरफ। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में क्या होता है, यह डिटरमिन करता है कि क्या जो हमारा प्रपोज सिस्टम है वो इफेक्टिवली वर्क करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या यूजर उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या यूजर उसको ठीक तरीके से यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो इस काबिल हैं कि वो उसको यूज कर लें। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन आता है, इसमें ये आएगा कि विल पीपल बी एबल एंड विलिंग टू यूज इट, कि क्या लोग इस काबिल हैं कि वो उसको यूज कर सकें। ठीक है, वो या वो यूज करना चाहते हैं उसको या नहीं करना चाहते। अगर वो ऑपरेशन फिजिबल होगा हमारा जो प्रोजेक्ट है तो फिर हम लोग आगे उसको प्रोसीड करेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, विल यूजर बी एबल टू यूज द सिस्टम, डज द सिस्टम फिट ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स, विल इट सॉल्व द इंटेंडेड प्रॉब्लम, कि क्या जो प्रॉब्लम है क्या वो उसको सॉल्व करे या नहीं करे, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है क्या वो उसको सॉल्व करे या नहीं करा, लोग उसको यूज कर सकते हैं, वो विलिंग है यूज करने के लिए या नहीं। अगर यस तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारा सिस्टम है वो ऑपरेशनल फिजिबल है। उसके बाद आते हैं हम लोग एनालिसिस फेज की तरफ। अब इसमें क्या होता है,
यहाँ ये तीन जो हमारे पास फेजेस थे वो एंड हो चुकी है। अभी तक हम लोग डेवलपमेंट फेज की तरफ नहीं आए, अभी तक हमारी कोडिंग स्टार्ट नहीं हुई, बल्कि अभी तक जस्ट हम लोग चीजों को देख रहे हैं कि क्या हम लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी तक सिर्फ हम लोग इन चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं एनालिसिस फेज की तरफ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि इसका पर्पस हम लोग सबसे पहले रीड आउट करते हैं। एनालिसिस फेज इज यूज्ड टू डिटरमिन द रिक्वायरमेंट ऑफ एंड यूजर। एंड यूजर मतलब जिन्होंने हमारा सिस्टम यूज करना है, जिनके लिए हम लोग अपने सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं, वो है एंड यूजर, वो कस्टमर्स। एंड इवेल्युएट वेदर द प्रपोज सिस्टम शुड बी डेवलप। अब इस फेज के अंदर हम लोग ये चीज देखते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या हम लोग उन रिक्वायरमेंट्स को अपने सिस्टम के अंदर ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रपोज सिस्टम है, जिस सिस्टम को हम बनाने जा रहे हैं, क्या उसको डेवलप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें हम लोग ये देख रहे होते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज द प्रोजेक्ट टीम स्टडीज द एग्जिस्टिंग सिस्टम। मतलब जिस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए अपने सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, ऑब्वियसली उस जैसे सिस्टम्स और भी एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। तो हम लोग ये चीज देखेंगे कि जो पहले से सिस्टम्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं, उनको हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। और हम लोग जो अब हम लोग खुद सिस्टम बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर हम लोग ऐसी क्या नई चीज ऐड कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिप्लेस कर दे। ऐसी क्या हम लोग इनोवेशन उसके अंदर लेके आ सकते हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे कि यूजर की नीड क्या है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, कि क्या हमारा सिस्टम उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेगा या नहीं करेगा। इस फेज के अंदर हम लोग इन चीजों को देख रहे होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। सबसे पहले हम लोग एंड यूजर की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि जो सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, जिन यूजर्स के लिए बना रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। कंडक्ट मीटिंग्स विद स्टेक होल्डर्स एंड फोकस ग्रुप। ठीक है, हम फोकस ग्रुप के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग कंडक्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट हम लोग इस तरह से बना रहे हैं, ये उसके अंदर फीचर्स ऐड होंगे। स्टडी द एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है, जो सिस्टम हम लोग बना रहे हैं उस जैसा जो सिस्टम पहले से एग्जिस्ट करता होगा, हम उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। इवेलुएट अवेलेबल रिसोर्सेज एंड बजट। उसके बाद देखेंगे कि जो सिस्टम हम लोग बनाने जा रहे हैं उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए या जितना बजट चाहिए, उसको हम लोग इवेलुएट करेंगे और देखेंगे क्या वो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, क्या हमारे पास इतना बजट है कि हम लोग उस सिस्टम को बना सकें। आइडेंटिफाई पॉसिबल इंप्रूवमेंट्स। इसके बाद हम लोग देख सकेंगे कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उस जैसा जो हम लोग सिस्टम बना रहे हैं, उसके अंदर ऐसी कौन सी लिमिटेशंस थी, ऐसी कौन सी कमी थी जिसको हम लोग अपने सिस्टम के अंदर ठीक कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी प्रोसीड। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या जो हम लोग सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसको हमें बनाना भी चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, कि कोई फायदा होगा या नहीं होगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो अपने सिस्टम को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कैन द प्रपोज सॉफ्टवेयर सिस्टम बी डेवलप विद अवेलेबल रिसोर्सेज एंड बजट। कि क्या जो हमारे पास रिसोर्सेज और बजट अवेलेबल है उसमें हमारा सिस्टम बन सकता है या नहीं बन सकता। क्या उससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा या नहीं होगा, या क्या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको वो रिप्लेस करेगा हमारा वाला सिस्टम या नहीं करेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के हम लोग यहाँ पे आंसर करते हैं। अगर इन क्वेश्चन के आंसर यस होते हैं तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम की। अब क्या है यहाँ पे, द प्रोजेक्ट टीम विजिट द कॉलेज। सबसे पहले कॉलेज जाएगा जो प्रोजेक्ट टीम है, ठीक है, और वहां पे देखेगा कि जो उनका करंट एग्जामिनेशन सिस्टम है वो कैसा है, उसके अंदर क्या क्या वीकनेसेस हैं, कि क्या क्या हम लोग जो है वो उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स को रिकमेंड कर सकते हैं कि ये इंप्रूवमेंट उसके अंदर आ सकती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, डिटरमिन द फिजिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग द न्यू सिस्टम। और लास्ट में जो है वो हम उनकी फिजिबिलिटी को डिटरमिन कर रहे होते हैं और देखते हैं कि क्या जो है वो हर तरह से जितनी भी टाइप्स है फिजिबिलिटी की, क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब इसके अंदर जस्ट हम लोगों ने क्या करना होता है, चीजों को एनालाइज करना होता है और देखना होता है कि क्या हमें इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। अब लास्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फिफ्थ फेज को। उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे और जो नेक्स्ट फेजेस होंगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे कि हमें किस तरह से यूजर से रिक्वायरमेंट लेनी है, क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से तो सिस्टम को नहीं बना रहे। हमें जिनके लिए बनाना है, जो हमारा फोकस ग्रुप है, जिन यूजर्स के लिए हम बना रहे हैं, हमें उनसे रिक्वायरमेंट लेनी है कि उन्हें किन किन प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, ताकि वो उनको जो है वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ी और ना करनी पड़े। और उसके बाद जो उनका सोल्यूशन होगा वो हम लोग अपने सिस्टम के अंदर ऐड कर लें, हम लोग उनसे रिक्वायरमेंट लेंगे। तो इसकी हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज द एसटीएलसी फेज दैट फोकसेस ऑन गैदरिंग, एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग, वैलिडेटिंग एंड मैनेजिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब इसमें क्या होता है
जो रिक्वायरमेंट जनरेटिंग स्टेप है, इसमें हमारा जो फोकस होता है वो रिक्वायरमेंट्स की तरफ होता है कि हमें रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना होता है यूजर से। फिर उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, मतलब एक जगह हम उसको लिख लेते हैं। उसके बाद हम वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट मतलब हम लोग यूजर्स को ये रिक्वायरमेंट देते हैं कि जो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट लिखी है क्या वो बिल्कुल ठीक है, क्या यही वाली रिक्वायरमेंट हमें अपने सिस्टम के अंदर ऐड करनी है। और उसके बाद फिर हम उसको साथ साथ मैनेज करते रहते हैं। Okay, it ensures that the software meet the need and expectations of stakeholders such as student, faculty member, administrator and user. अब इसमें मेक श्योर किया जाता है कि जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट्स हम लोग ऐड कर रहे हैं कि क्या वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रही है, क्या वो उनके प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करेंगे, ओवरकम करेंगे जो हम लोग रिक्वायरमेंट्स ऐड कर रहे हैं, जो फीचर्स हम लोग अपने सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक तरह से एक बेस है रिक्वायरमेंट, कि जो रिक्वायरमेंट्स हम लोग यूजर से ले रहे हैं उन रिक्वायरमेंट्स को जस्ट हम लोगों ने ऐड करना है। हम लोग अपनी मर्जी से रिक्वायरमेंट्स ऐड करते हैं उसका तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करेंगे। इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट कैन लीड टू प्रोजेक्ट फेलियर। इससे क्या होगा कि अगर हम लोग हमारा जो फोकस रिक्वायरमेंट की तरफ अगर नहीं हुआ, हम लोग रिक्वायरमेंट्स को साइड पे कर देंगे, तो फिर क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने तो यूजर्स के लिए बनाना है, हम लोगों ने तो कस्टमर्स के लिए अपना प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना है। वो हम लोग अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते, हमें तो उनसे पूछ के करना है। तो इसलिए जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम लोगों ने ऐड करनी होंगी। इसलिए हमें ठीक तरीके से जो है वो रिक्वायरमेंट्स लिखनी होंगी, उसके बाद उनसे वैलिडेट भी करवानी होंगी यूजर से कि क्या यही सारी रिक्वायरमेंट्स आप चाहते हैं सिस्टम के अंदर। अब मेन स्टेप आते हैं, इसके अंदर तीन मेन स्टेप होते हैं। एक होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जिसमें हम लोग रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं यूजर से। दूसरा स्टेप होता है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, जिसमें हम लोग वैलिडेट करवाते हैं, उनसे जो है वो पूछते हैं, वेरीफाई करवाते हैं कि क्या यही रिक्वायरमेंट आपने सिस्टम के अंदर बिल्ड करवानी है। और लास्ट में क्या होता है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, कि हम लोग साथ साथ जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको हम लोग मैनेज भी कर रहे होते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो एक्सपेक्टेशंस होती है, नीड्स होती है यूजर की, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, मतलब उसको लिख लेते हैं एक जगह पे। अब इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं कि किस तरह से हम लोग रिक्वायरमेंट को इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे हम लोग यूजर से रिक्वायरमेंट ले सकते हैं। सबसे फर्स्ट वन है इंटरव्यू। इंटरव्यू के थ्रू मतलब हम लोग डायरेक्ट कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें स्टेक होल्डर से, यूजर्स वगैरह से, कस्टमर से, और उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उनकी एक्सपेक्टेशंस को देख लें, वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग उन रिक्वायरमेंट्स को अपने सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। जैसे कि अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ऐसी एग्जांपल आ जाती है फॉर द स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम, कि हमें स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट्स वगैरह गैदर करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिजनेस एनालिस्ट से इंटरव्यू लेंगे। सॉरी, जो बिजनेस एनालिस्ट है वो इंटरव्यू लेगा स्टूडेंट से, टीचर से, एडमिनिस्ट्रेटर से, मैनेजर से, और उनसे पूछेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो आप ऐड करवाना चाहते हैं सिस्टम के अंदर। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा, जो जो उनके डिजायर्ड फीचर्स होंगे, जो जो फीचर्स वो चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर होने चाहिए, वो उसको कलेक्ट कर लेगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? डिटेल इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड, ठीक है, इंटरव्यू के थ्रू आप डिटेल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। इमीडिएट क्लैरिफिकेशन इज पॉसिबल, उसी टाइम जो है वो इमीडिएट मतलब फौरन तौर पे आप जो है चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि आप जो है ये फीचर ऐड करवाना चाह रहे हो, ठीक है, कौन कौन से फीचर्स आप ऐड करवाना चाह रहे हो, किस टाइप के वो फीचर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप यूजर की नीड को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो। सेकंड वे है सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स। इसमें क्या होता है कि हम लोग सर्वेज और क्वेश्चनियर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब एक फॉर्म होता है जिसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, वो हम लोग व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू या प्रिंटेड फॉर्म में भी हम लोग जो यूजर्स वगैरह हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनसे हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है फॉर द स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम, स्टूडेंट एंड फैकल्टी मेंबर कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है, जो स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर है वो क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, वो फॉर्म को फिल करेंगे। उसके थ्रू जो है वो हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाएगा, हमें समझ आ जाएगी कि अच्छा हमें कैसा उस सिस्टम का यूजर इंटरफेस बनाना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स ऐड करने चाहिए, एग्जामिनेशन प्रोसीजर के बारे में हमें समझ आ जाएगी, और सिस्टम के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज ऐड करनी है उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत से यूजर से हम लोग इकट्ठी कर लेते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, टाइम सेविंग भी होती है, क्योंकि हम लोग जो है जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब वो जो है जब उनके पास फ्री टाइम होता है वो उस फॉर्म को फिल करके हमें सबमिट करवा देते हैं, और इजीली हम लोग जो है उसको एनालाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे टूल्स आ गए हैं जो इजीली उस फॉर्म को एनालाइज कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी है यूजर ने। ऑब्जर्वेशंस के थ्रू मतलब हम लोग खुद जो है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके हम लोग डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व वॉचिंग यूजर, कि हम लोग यूजर को वॉच कर रहे हैं एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट के, वो किस तरह से
इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उन्हें किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग फौरन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिए कि जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम, उसके जो डेवलपमेंट टीम है वो ऑब्जर्व कर रही है स्टूडेंट टेकिंग एग्जाम की, स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि स्टूडेंट को कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। टीचर ग्रेडिंग पेपर की टीचर जब वो किस तरह से मार्क्स असाइन करिए स्टूडेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजिंग एग्जामिनेशन एक्टिविटीज कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो किस तरह से एग्जामिनेशन को जो जितनी भी एग्जामिनेशन एक्टिविटीज है उनको मैनेज कर रही है, उसके लिए क्या क्या चीजें अगर हम लोग ऐड कर दें तो उससे जो उनका सिस्टम है वो ज्यादा आसान हो सकता है। इसके अंदर इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, रिवील रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, इससे हम लोग फौरन जो है वो खुद लाइव जो है वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनएफिशिएंसीज देख सकते हैं, प्रोवाइड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट वर्क फ्लो। ठीक है, इसके बाद जो है हमें बहुत अच्छे से हर चीज अंडरस्टैंड हो सकती है। उसके बाद आता है 4 नंबर पर डॉक्यूमेंट एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस इन्वॉल्व रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, मैनुअल्स एंड रिकॉर्ड टू अंडरस्टैंड द करंट सिस्टम। इंटरव्यू में हम क्या कर रहे थे, हम लोग खुद डेटा को इकट्ठा कर रहे थे। सर्वे और क्वेश्चनर में क्या कर रहे थे, हम लोग खुद जो है वो लोगों को फॉर्म वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके वहां से डाटा कलेक्ट कर रहे थे। इसके अलावा हम लोग ऑब्जर्वेशन में देखा कि खुद जाके हम लोग चीजों को ऑब्जर्व करें। डॉक्यूमेंट एनालिसिस में हम लोग किस चीज को रिव्यू करते हैं, जो ऑलरेडी डाटा इकट्ठा किया होता है किसी ने, उन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग एनालाइज कर रहे होते हैं और उसमें देखते हैं कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दे दी है कि डेवलपमेंट स्टडी करेगी एकेडमिक पॉलिसीज को, एग्जामिनेशन रूल्स को, ग्रेडिंग क्राइटेरिया को, प्रीवियस एग्जामिनेशन रिपोर्ट, मतलब जो पहले जो चीजें हम लोग जो पहले लोगों ने डाटा कलेक्ट कर लिया उसको उन्होंने क्या कहते हैं एनालाइज करना होगा। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होती है, जो पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस होते हैं आप उनको अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प मिल रही होती है। इसके अलावा जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती है आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरह से हम लोग रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर लिए। जब हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया, उसके बाद हम उसको वैलिडेट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो बिल्कुल ठीक रिक्वायरमेंट हम लोगों ने इकट्ठी की है। जो यूजर्स होंगे हम उनसे पूछेंगे कि जो रिक्वायरमेंट हम लोगों ने इकट्ठी की है अपने सिस्टम के अंदर बिल्ड करने के लिए, क्या वो बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक, उनको वेरीफाई करवाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, डेफिनेशन है रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द गैदर्ड रिक्वायरमेंट आर, कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि जो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की है क्या वो बिल्कुल कंप्लीट है, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो कंसिस्टेंट है, मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो एक दूसरे के साथ मैच कर भी रही है या नहीं कर रही, और उसके बाद क्या वो स्टेक होल्डर की नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसका पर्पस क्या होता है, इट इंश्योर दैट द रिक्वायरमेंट ट्रूली रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ यूजर बिफोर डेवलपमेंट बिगिन, कि हम लोग जो है वो डेवलपमेंट से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या वो रिक्वायरमेंट यूजर की नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक वर्ड आता है वैलिडेशन का और एक वर्ड आता है वेरिफिकेशन का। इसका मतलब क्या है, वैलिडेशन में क्या होता है, चेक वेदर रिक्वायरमेंट्स आर करेक्ट एंड कंप्लीट। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो बिल्कुल करेक्ट है, वो कंप्लीट है। लेकिन वेरिफिकेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की हैं क्या वो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने की है, क्या वो उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रही है या नहीं करी। चेक वेदर डेवलप सिस्टम मीट रिक्वायरमेंट। उसके बाद यहाँ पे यह है परफॉर्म बिफोर डेवलपमेंट। अब जो वैलिडेशन है वो डेवलपमेंट से पहले होती है, जब हम लोगों ने अभी तक सिस्टम नहीं बनाया होता उससे पहले जो हम लोग रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर रहे होते हैं ये उससे रेलिवेंट होती हैं। ठीक है, उस टाइम जो हम इनको परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन वेरिफिकेशन में क्या होता है कि हम लोग सिस्टम को डेवलप कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या जो हम लोग ने इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स ऐड की हैं क्या वो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग है, क्या वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करी है या नहीं करी। तो ये बाद वाला काम होता है, डेवलपमेंट से बाद वाला काम होता है, और ये डेवलपमेंट से पहले वाला काम होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है कि प्रोजेक्ट टीम रिव्यू करती है जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको, उसके बाद क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, फैकल्टी होते हैं, फैकल्टी मेंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह से कंफर्म करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने कलेक्ट की है क्या वो बिल्कुल ठीक है या नहीं की नहीं ठीक, और उसके बाद अगर उसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट मिसिंग है या इनकरेक्ट है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने वैलिडेट कर ली, वेरीफाई कर ली अपनी रिक्वायरमेंट्स को। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जब एक दफा हम लोग रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर लेते हैं उसके बाद हमारा काम खत्म नहीं होता, बल्कि हम लोग जो है वो विद टाइम जो यूजर है उनसे बार बार हम लोग जो है वो चेक करवाते रहते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट्स है क्या अभी भी उनको जरूरत है इस रिक्वायरमेंट की, इस फीचर की कि हम सिस्टम के अंदर ऐड करें। बार बार हमने उनसे रिवाइज करवाना होता है, बार बार उनको हमें दिखाना होता है कि ये सिस्टम के अंदर हम लोग चीजें ऐड कर लें, हम लोग कर लें या नहीं कर लें। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं कि एक दफा हम लोगों ने ये काम कर लिया तो एंड हो जाएगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फेज पे चले जाएंगे, बल्कि ये साथ साथ रहता है जब तक हमारा सिस्टम बिल्कुल कंप्लीटली
डेवलप नहीं हो जाता तब तक हम लोग जो है वो इसके अंदर चीजें ऐड करते रहते हैं और इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो हम लोग करते रहते हैं। अब यहाँ पे है कि इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इंश्योर्स सॉफ्टवेयर कंटिन्यूज टू मीट यूजर एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, कि पूरा जो लाइफ साइकिल चल रहा है 11 के 11 फेजेस तक हम लोग ये काम करते रहते हैं और इसके अंदर चीजें जो है वो चेंज करते रहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? इट मैनेजेस चेंजेस इन रिक्वायरमेंट पोस्ट बाय यूजर फीडबैक, कि हम लोग साथ साथ यूजर से फीडबैक लेते हैं। थोड़ा सा सिस्टम हम लोग डेवलप कर लिया, वो उस फीचर को हम लोग यूजर को दिखाएंगे, यूजर अपना फीडबैक देगा। उसके बाद अगर उसको कोई चेंजेस चाहिए उसके अंदर फिर हम लोग चेंज करते रहेंगे। या जैसे पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, न्यू रेगुलेशंस आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आ जाती है, उसकी वजह से जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। इसमें क्या एक्टिविटीज होती हैं कि हमें रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करनी होती हैं। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है उसको ट्रैक करनी होती है कि पहले यूजर ने क्या हमें कहा था, कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट कहा था कि आपने इस सिस्टम के अंदर बिल्ड करनी है, और अब जो है उसके वो क्या चेंजेस करने को कह रहा है। साथ साथ जो है वो हम लोग चीजों को लिख रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है उसको अपडेट कर रहे होते हैं। जो भी चेंजेस आते हैं हम उसको अपडेट कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी है कि जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज हो गई है, न्यू एग्जामिनेशन पॉलिसीज इसके अंदर आ गई हैं, एडिशनल ग्रेडिंग मेथड आ गया है, न्यू रिपोर्टिंग फीचर्स आ गए हैं, तो उसकी वजह से भी हमें सिस्टम के अंदर भी ये सारी चेंजेस करनी पड़ती हैं। और जैसे कि यहाँ पे है कंटिन्यूअस मैनेजमेंट इंश्योर द सिस्टम रिमेन्स अप टू डेट। इससे क्या होता है कि जब हम लोग कंटिन्यूसली चीजें चेंज करते रहते हैं, यूजर को रिव्यू करवाते रहते हैं, उससे फीडबैक लेते रहते हैं, तो इस तरह से वो हम लोग जो है वो हमें पता होता है कि हम लोग रिक्वायरमेंट से अप टू डेट रहते हैं कि चाहिए ये चीजें जो है वो हम लोग इसके अंदर ऐड करें या आगे हमें फ्यूचर में ऐड करनी हो सकती हैं। यहाँ पे जो इसके 5 फेजेस हैं वो एंड हो गया। आई होप तो आज के लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन केस में भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिजाइन फेज को स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा कंप्लीट होगा तो उसके बाद में हम लोग इसकी एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे।